दोस्तों कैसे आप सब लोग आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो इसी क्रम में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का पिछला पेपर जो रियल क्वेश्चन पेपर है, पिछली बार जो पूछे गए थे, उसी का पार्ट नंबर 89 लेकर के आए हैं और इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना या फिर कंप्लीट आप देखना चाहते हैं पार्ट्स तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, वहाँ आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एनटीपीसी ग्रुप डी उसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो एक बार चेक कर लेना आप प्लेलिस्ट में जा करके। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम नई नई वीडियोज़ लाते रहें। उम्मीद है आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे आज और शिफ्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे 20/8/2018 की शिफ्ट नंबर सेकंड थी। ये आप देखो पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दे के रखा हुआ है। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन के, सारे पार्ट्स करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का हो गया है और इस पे कहा जा रहा है दिए गए वर्ड समूह के से संबंध युग में लुप्त पद का पता लगाइए। देखो आप लोग क्या किया करिए कि पेपर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाया करिए, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखो सी लिखा था तो सी आ गया है पहले, वैसे एस लिखा होगा तो पहले आ जाएगा एस, फिर देखो एल, तो एल अभी नहीं लिखा, ओ एक छोड़ करके ओ यू आ गया है, मतलब यहाँ पर एम को छोड़कर आई एल आ जाएगा, यानी कि आई और एल आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो लिखा है यहाँ पर एल, एल मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड में क्या लिखा है एम है तो यहाँ आ जाएगा एम, लास्ट में डी, डी तो ई आ जाएगा ई, तो एस आई एल एम ई होना चाहिए था। तो देखो एस आई एल एम ई ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, जबकि रेलवे ने इसका सही उत्तर दूसरा दिया था जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका होगा तीसरा वाला एस आई एल एम ई। तो कई बार होता है गलती भी हो जाती है वहाँ भी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम पर है और नीता रीटा नीना से 50 मीटर दक्षिण पूर्व पर है तो रीटा कमला के लिहाज से तो यानी कि कमला के हिसाब से किस दिशा में है। तो पहले इसको बना लो आप, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा आप बना लो। इसमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब मैं बना लेता हूँ ऐसे करके दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है। अब देखो तो देखो जैसा बोला जा रहा है वैसा ही हमें करना है। तो कह रहा है यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम पे है, कौन है कमला, तो मान लो कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम यही होगा और 50 मीटर की दूरी पर, और नीता से, नीता का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कमला है और नीता से मतलब नीता यहाँ पर हो जाएगी। अब कह रहा है और रीटा जो है नीता से, नीता ये है 50 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व इधर और ये 50 मीटर कौन है रीता, मतलब आर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो रीटा कमला के लिहाज से, लिहाज से का मतलब कमला के हिसाब से किस दिशा में है, कौन रीटा, ठीक है। तो देखो कमला यहाँ पर है, इसके हिसाब से रीटा इधर है, कौन सी दिशा पड़ेगी ये वाली, तो देखो ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगी पूर्व दिशा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा, सही उत्तर हो जाएगा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं जो उसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या होगा। यानी कि देखो वर्गाकार पार्क है, मैं इसको पहले बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कुछ वर्गाकार पार्क होगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 2 मीटर भुजा वाले पार्क में क्या है, 2 चौड़ी सड़कें हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। तो ऐसे देखो मान लो कि एक रोड बनी रही होगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके बनी रही होगी रोड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ऐसे करके मान लो कि बनी रही होगी एक रोड, दूसरी रोड बनी रही होगी कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, तो बस ऐसे रोड बनी रही होगी। अब कह रहा है यहाँ पर कि ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी दे के रखी है, जो रोड यहाँ देख रहे होंगे आप गैप 2 मीटर चौड़ी है, जबकि ये पूरी भुजा 22 है, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं सेम होती हैं तो ये भी 22 हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है कि 100 रुपये प्रति के हिसाब से बजरी लगाने खर्च, तो अगर हम इस रोड का अंदर वाली ये जो देख रहे हैं आप, इसका अगर एरिया निकाल लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला एक सबसे छोटा होता है जो मैंने बनाया, ये होता है एक्स एल प्लस का बी प्लस माइनस करिए, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे और हटाता हूँ, माइनस का x। अब देखो x का मतलब है कि यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 2
L प्लस बी का मतलब 22 ये, और लंबाई चौड़ाई दोनों 22 22 से हो जाएगा 44 माइनस का 2, तो 44 में से 2 गया तो 42 आएगा, यानी कि 42 गुणे में 2 हो जाएगा। अब एरिया इसका हो जाएगा 42 गुणे 2, तो मैं इसको हटा के लिख देता हूँ 42 गुणे में 2, तो 42 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 चौक 8 84। अब देखो 84 तो हो गया उसका एरिया प्रति मीटर के हिसाब से 100 रुपये, तो 100 से गुणा करा दो आप, बस 8400 आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखा कितना छोटा हमने मेथड लगाया और ये क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को धराशायी किया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है। जो तीसरे आवर्त होते हैं पीरियड, जैसे 1 2 3 सुना होगा, तो इस तीसरे वाले में कुल कितने कक्ष होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं कुल 3 होते हैं, ठीक है। अधिकतम इसमें 2 8 8 ऐसे हो सकते हैं, यानी कि 8 2 10 8 18। तो अंतिम जो तत्व होगा उसका यहाँ पर, जैसे मान लो ये पीरियडिक टेबल है ऐसे करके, तो तीसरे नंबर पे यहाँ जो होगा वो होगा 18वां नंबर, और स्टार्टिंग में जो होगा वो होगा 11वां नंबर। 11वां क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 8 और 1, तो देखो वायतम कोश में क्या है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 से शुरू होता है 18 तक जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 हो गए, 1 2 और 3 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। जैसे मान लो कि लाइनिंग पे वो दौड़ रहा है और ये रेखा है यहाँ पर, इसको क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पर दौड़ता रहता है धावक दौड़ने वाला। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यानी कि जो उसने जड़त्व, तो गति जड़त्व लगा हुआ है उस पर, जो मोशन करने का है वो लगातार जारी रहता है, इतनी जल्दी शून्य पे नहीं आ पाता है, इस वजह से तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, यानी कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था प्लांक ने। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा, प्लांक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें ताकि निम्न समूह बन जाएं। इस तरह से बनाए गए 3 समूह कौन कौन से हैं। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला आधे कटे वाले को हम ले लेते हैं, तो हो जाएगा पहला नंबर 1। फिर दूसरे वाले को देखो, ये सर्कल है, हालांकि सर्कल नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ पर भी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 3, और ये भी इसी का भाग है सर्कल का, तो ये हो जाएगा 5। तो एक ग्रुप तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये वाला बन जाए, कौन कौन सा, 6 8 2, या 2 6 8 भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 6 2 और 8 ऐसे करके बनेगा। तीसरा कौन सा बच रहा है, 4 7 और 9, तो हो जाएगा 4 7 और 9 ऐसा ग्रुप बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये आ रहा है 2 6 8। जैसे मैं इसको और दिखा देता हूँ सही से, ऐसे करके अब दोनों दिख रहे हैं ऑप्शन में। तो देखो 1 3 और 5 बताया, 2 6 8 कौन सा, 2 6 और 8 हो गया, ठीक। वैसे ही यहाँ पर देखो 4 7 और 9 हो गया, तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है यदि संख्या x 34 51 3 से विभाज्य है जहां x एक अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है। तो देखो इसमें संभव मान बताने हैं हमें x के, तो हमें पता है कि जो 3 से विभाज्य होता है उसके सभी जितने भी अंक होते हैं उनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो x प्लस 3 प्लस का 4 और 5 प्लस का 1, अब इनको जोड़ लो, 5 1 6 4 10 3 13, यानी कि x प्लस का 13। अब आप बताओ x जब हम क्या रख दें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो पहला अंक अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, क्योंकि 13 2 15 हो जाएंगे, और 15 जो है वो 3 से विभाज्य होता है। तो पहला नंबर तो हमने लिख दिया 2, ठीक है, ये मान लिया। अब क्या लिख सकते हैं, 13 को बनाएं कि विभाज्य हो जाए, तो इसको अगर हम ये कहते हैं 13 5 18, अगर हम 5 लिख देते हैं तो ये 18 हो जाएगा टोटल, और 18 जो होता है वो 3 से विभाज्य होता है। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं 13 और 13 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 8, क्योंकि देखो x जगह हम अगर 8 रखेंगे तो 13 और 8 आ जाएगा 21, और 21 भी विभाजित होता है, ठीक है। हमें एक अंक बताना है क्योंकि x एक ही अंक है तो हम बड़ा नहीं ले सकते। तो 2 5 8 कोई भी हम रख देंगे वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इन्हीं का योग पूछा था, तो 2 5 7 7 8 15, तो टोटल आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है एक पंखा 4% की हानि पर 36 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ या फिर हानि होती। तो ये निकालने की खरीदा कितने में गया था। 4% की हानि, 4% को लिख सकते हैं 4/100, इसको काटेंगे 4 × 4 और ये आएगा 25 रुपये का खरीदा था। अब कह रहे हैं हानि पर बेचा है तो 1 रुपये कम कर दो, यानी कि 24 रुपये में बेचा है, 25 का खरीद के लाए थे। बेचा 3600 में, हमारे हिसाब से 24 में, तो हम कहेंगे 24 की वैल्यू 36 के बराबर हो जाएगी। अब इसको अगर काटेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 3600 हो जाएगा। और इसके बाद देखो हम खरीद के लाए थे 25 रुपये में, तो इसको और भी आगे कर दो तो ये आ जाएगा 150 रुपये, 150। अब 1 की वैल्यू 150 रुपये, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से आप गुणा करा दीजिए। तो बस इसको देखो 15, इसको 0 लगा दो, 15 पना 75 हो जाएगा, 5 आएगा, 7 बचेगा, और 15 दूनी 30, 7 37 हो जाएगा, 3750 रुपये में, यानी कि 3750 रुपये का हम उसको ख़रीद करके लाए थे। अब देखते हैं यहाँ पर ख़रीदा था 3750 रुपये का, बेच कितने का रहे हैं 4200 रुपये का, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 37 1 38, 38 4, यानी कि कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो 450 लिखेंगे, 450 रुपये का लाभ हुआ है उसको, और बताना है प्रतिशत में। ख़रीदा था हमने 3750 का, तो 3750 और गुणे में आ जाएगा 100, 0 0 काट दो आप, और इसको भी काट दो, जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 पना 75 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आ जाएगा, ये आएगा 300/25, तो भी काट दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 3 गुणे 4 बचेगा, तो 3 गुणे 4 बराबर होता है 12%, तो 12% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेई और मिनिटी के कंचों की संख्या का अनुपात इतना है। तो पहले जैसा बोला जा रहा है वैसा आप लिखते जाओ। तो जेई मतलब जे लिख दो और मिनिटी को एम लिख दो। जेई मिनिटी कितना दिया है, 5 और 8 दिया अनुपात में। अगला कह रहा है जबकि जैकब और मिनिटी, तो मिनिटी का जैकब में लो, जैकब जे के लिख दो, तो मिनिटी का कितना है, मिनिटी के नीचे मिनिटी लिखेंगे, तो मिनिटी का है 12 और जैकब का कितना मिला हुआ है, जैकब को है 7 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है जेई और जैकब की कंचों का अनुपात बताना है। तो पहले देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको 8 कर लो, इसके आगे नहीं है तो इसको 12 कर लो। अब बताना किसका किसका है, जेई जैकब, तो जेई और जैकब मतलब पहला वाला और ये दूसरा वाला का अनुपात। तो पहले आप गुणा करा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे में 5, क्योंकि इन दोनों का गुणा कराएंगे आपस में और इन दोनों का, तो ये अनुपाते हो जाएगा 8 गुणे में 7। इसको काट दो आप, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 7 दूनी 14, यानी कि 15 अनुपाते में 14 हो जाएगा हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा, 15 अनुपाते 14। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेढंगा तरीका का लग रहा है। इसमें कह रहा है क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। भिन्न का मतलब है जो एकदम से अलग है उनको बताना है। तो देखो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सभी भिन्न है। क्यों कि देखो यहाँ पर भी पॉइंट रखा है, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं रखा हुआ है, तो ऐसे भी भिन्न समझ सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि सब में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें 90 का बन ही नहीं रहा, इसमें 180 का बन रहा है, तो ये भी भिन्नता हो गई। तो 2 भिन्न तो यही हो गए। और तीसरे में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर इन सब की लाइनिंग बराबर है। जैसे देखो इधर और इधर बराबर हैं, ये सब बराबर, लेकिन इसमें ये लंबी है, ये छोटी है। तीसरा, तो इसमें 3 भिन्नताएं हैं, तो आप बताओ कौन सी लेना चाहिए। तो रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने भिन्नता लिया है इसकी चौथी नंबर की। चौथी का मतलब हो गया कि उसने देखा यहाँ पर कि ये छोटी की ये बड़ी है, भुजाओं के हिसाब से लिया है, तो इस वजह से ये चौथा सही उत्तर है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, और ऐसे क्वेश्चन को निगलेक्ट किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप में से कोई मान लो कुछ और देख कर करेगा तो उसके हिसाब से वो सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए था एग्जाम में, तो मैं तो इसका विरोध करूँगा। ऑप्शन तीसरा गलत है। गलत मतलब कि सही है, रेलवे ने सही किया इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नांकित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो
तो देखो दर्पण प्रतिबिंब है। अब दर्पण प्रतिबिंब भी देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया जाता है। कैसे? दर्पण दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि इस टाइप का दर्पण हो, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो। एक दूसरा दर्पण हो सकता है कि इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे दूसरा क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, दर्पण यहाँ पर भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें केवल कह दिया है आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए, सिर्फ ये बोल दिया है। इसमें इतना अच्छा है कि ऑप्शन के हिसाब से इसी दर्पण को माना है, उन्होंने इस दर्पण के हिसाब से कोई इसका फिगर नहीं दिया है। ठीक है, तो अब देखो इस दर्पण को आप मान के चलोगे, इस वाले को आप नहीं मानोगे। अब देखो जब कभी ऐसा होता है ऐसे करके, तो दर्पण में हमेशा क्या होता है, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे आप याद रखना। ठीक वैसे ही देखो ये पलट जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से वो हो जाएगा ऐसे करके। तो देखो किस में बना हुआ है, आपको ये भी देखना। देखो इधर की तरफ अंदर की तरफ घुसा हुआ है और यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा नीचे की तरफ घुसा हुआ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ घुसा हुआ कौन सा है, ये और ये तो पहले ही गलत हो गए। ए और डी बचा हमारे पास। अब ए और डी में देखो दोनों सेम बने हैं, लेकिन अब हमें इसको देखना है चिरकुट को। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये इधर की तरफ है, तो ये सबसे पहले इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर था जो पिछली बार पूछा गया था, लेकिन अब आपको करना है इस हिसाब से 2024 के अनुसार। तो अगर आप में से किसी को पता है यहाँ पर कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है इस वक्त 2024 जुलाई 2024 में, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन जो लिखा हुआ है इसका नाम ही यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ होता है, इसको फाइटो हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर है ये बताना है। तो इसको आप जोड़ लो पहले। तो यहाँ पर लिखोगे 5/8 प्लस का 8/5, तो बस 5 25 8 8 64 कर दो, तो बराबर आ जाएगा 64 में आ जाएगा 5 25 और 8 8 64, तो ये 25 करो, यहाँ पर 25 हो जाएगा और 8 5 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको जोड़ लो आप, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, 89/40 हो जाएगा। तो कहीं पर दे के रखा है क्या 89/40, तो देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका चौथा वाला 89/40 सही उत्तर हो जाएगा। अगला, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करें, क्या होगी। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है, जो एनर्जी होती है वो बराबर होता है VI/T। तो V की वैल्यू यानी कि वोल्टेज, और यहाँ पर नहीं दिया तो V को हम कह सकते हैं V बराबर होता है IR। तो हम V की जगह पे IR लिखेंगे, तो I² R और इंटू में T हो जाएगा। ठीक है, अब I की वैल्यू कितनी दी है, 10 गुणे 1.5, क्योंकि R² है और I² है, और R की वैल्यू है 10 ओम, गुणे में T मतलब 1 मिनट। 1 मिनट को हम बोलते हैं 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको नीचे हटाएंगे पॉइंट, तो नीचे आ जाएगा 100, बस 1 0 1 0, यानी कि 2 0 से 2 0 काट दो, तो आ जाएगा 15 15 हम होता है 225 गुणे में 6। तो 225 गुणे 6 करिए, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 गुणे में 6, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12, 1 होता है 13। तो 1350 वाट हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। ये देखो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेड या केक किसकी वजह से फूलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की वजह से फूलता है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके पहले वाले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ALP टेक्नीशियन की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको सारे चैप्टर पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप NTPC ग्रुप डी के भी देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो भी अलग से प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दिया है, NTPC की अलग से और ग्रुप डी की भी अलग से बना दिया है।
गया है। तो जो भी पेपर आपको देखना है आप वहाँ से देख लीजिए। और ऐसे ही पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम सारे के सारे सॉल्व कराएंगे, लगातार हम करा भी रहे हैं। तो आप परेशान नहीं होइए, चाहे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियंस कोई सा भी हो, हम करवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको पर डे मिलती रहें और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चलती रहे। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।